नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट पेपर में यूनिट फर्स्ट का जो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज पढ़ रहे थे, आज उसका हम सेकंड एंड थर्ड एप्लीकेशंस करेंगे। यस्टरडे वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जो पहला इसका एप्लीकेशंस था वो था c बार इक्वल टू 8 kT by the pi m 1/2, where is k is Boltzmann constant, T is the absolute temperature, m is the mass of the molecules. Today we are calculating the RMS and the most probable speed of the molecules. RMS means root mean square speed, वर्ग माध्य मूल चाल। किसी निकाय में अणुओं की चालों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं, आरएमएस स्पीड कहते हैं। पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, देन मीन लेंगे, देन रूट करेंगे। सो पहले जो चालें हैं उनका वर्ग किया जाएगा, उनका मीन लिया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसका रूट किया जाएगा। उसको हम आरएमएस स्पीड कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स की। सो यूजिंग दिस वन वी कैन राइट RMS स्पीड C RMS इक्वल टू C स्क्वायर बार पावर हाफ। पहले हमने C जो वेलोसिटी थी उसका स्क्वायर किया, फिर उसका बार किया मीन्स औसत किया, और उसका सबका 1/2 किया, वर्गमूल किया। सो द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द मीन एंड द रूट। सो C RMS इक्वल टू द 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity C स्क्वायर DNC 1/2, क्योंकि सभी जो पार्टिकल्स है उनकी जो स्क्वायर है वेलोसिटी स्पीड है उसका जो किया गया टोटल सम आएगा 0 to infinity C स्क्वायर DNC, और इसमें टोटल अणुओं की संख्या का भाग दे देंगे स्मॉल n का प्रत्येक आयतन, तो जो प्राप्त होगा वो इनका औसत आएगा। इसका हम हाफ कर देते हैं तो CRMS हो जाता है। नाउ इसका कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो CRMS स्क्वायर इक्वल टू 1/n 0 to infinity C स्क्वायर DNC। परंतु हमने कैलकुलेट कर रखा है DNC यानी C व C प्लस DC वेगों के मध्य जो संख्या हो सकती है अणुओं की वो DNC है, दैट इज इक्वल टू 4πn b/π3/2 multiplied by the exponentially of the minus BC square multiplied by the C square DC. On substituting the value of the DNC on the equation second, we obtain CRMS square equal to 4π b/π3/2 0 to infinity C4 हो जाता है। C स्क्वायर ये, C स्क्वायर वो, दोनों को मिला के C4 एक्सपोनेंशियल ऑफ द माइनस BC स्क्वायर DC। परंतु ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया, जिसको हमने पहले जो टेबल बना रखी थी उसमें लिखा हुआ है, इसका मान देख सकते हैं अपन। सो दैट इज 0 to infinity C4 e⁻⁻ BC स्क्वायर DC, और जो मान प्राप्त होता है वो आता है 3/8 π/b5 पावर हाफ। तो इसका मान सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इक्वेशन थर्ड में। सो जो मिलता है हमें CRMS स्क्वायर इक्वल टू 4π b/π3/2 मल्टीप्लाइड बाय द 3/8 π/b5 पावर हाफ। सो ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो रिजल्ट आता है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय द b। सो यदि b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है, b का मान हमने कैलकुलेट किया था kT/m 2m 2 kT/m। सो दिस इज द रिजल्ट इज CRMS इक्वल टू 3 kT/m पावर हाफ। So this is the second applications of the Maxwell law of the velocity distribution for the molecules. Now next, अधिकतम प्रसंभाव्य चाल, most probable speed। डेफिनेशन क्या होती है, किसी निकाय में सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं उसे अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं। जिस प्रकार हम कैलकुलेट करते हैं, भारत की जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो देखें कि अमीर बहुत कम है, जो बहुत गरीब है वो भी बहुत कम है, जो मध्यम वर्ग वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है, आबादी है, वह मध्यम वर्ग में है। इसी प्रकार जब रिजल्ट आता है तो पेपर में जो प्रिंट होता था
उसमें देखें कि फर्स्ट डिवीज़न के बहुत कम होते हैं, लास्ट में जो थर्ड डिवीज़न वाले वो कम होते हैं, परंतु मोस्टली जो रिजल्ट आता है वो सेकेंड डिवीजन का ज़्यादा आता है। अर्थात सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की संख्या जो रिजल्ट लेके आती है वो सेकेंड डिवीज़न वाले होते हैं। सो इसी तरह से हम इसमें भी ये चेक करते हैं कि जो सर्वाधिक अणु जिस चाल से गति करते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, उसे अधिकतम प्रसंभाव्य चाल कहते हैं। और अधिकतम के लिए हमें पता ही है कि फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। सो वी से अधिकतम चाल के लिए डी एफ सी बाई दी डी सी इक्वल टू 0 मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू दी, यदि सी के डिफ्रेंशिएट करें तो जो रिजल्ट आता है एट सी इक्वल टू सी एम को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, तो ये 0 होना चाहिए। So we have to use the value of the fc equal to 4 pi n b by 5 3 by 2 e raised to power bc minus bc square into the c square. So differential of this one d by dc 4 pi n b by 5 3 by 2 e raised to power minus bc square c square डिफरेंशिएट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो आता है हमें 4 pi n b by 5 3 by 2, तो कॉमन है, इसमें कोई c का फैक्टर्स नहीं है, और जो बीच में बचता है उसको a डॉट b से डिफरेंशिएट करें। सो पहले हम ई रेस टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो आता है माइनस 2bc ई रेस टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर पहले हो गया, और नेक्स्ट में जब सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2c, सो 2c ई रेस टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर दैट इक्वल टू 0। सो जो ब्रैकेट में आता है ई रेस टू पावर माइनस बी सी स्क्वायर 2c मल्टीप्लाइड बाय द होल मल्टीप्लाइड बाय द 1 माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो इसको रीअरेंज करें तो c इक्वल टू होता है रूट ऑफ 1 बाई बी। सो अधिकतम प्रसंभाव्य चाल जो आती है c मैक्सिमम इक्वल टू 1 बाई बी पावर हाफ, एंड वैल्यू ऑफ द b यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो m बाई 2 के टी, सो दैट इज सी एम इक्वल टू 2 के टी बाई द m पावर हाफ। नाउ वी कैन कंपेयर द ऑल थ्री स्पीड्स। c बार हमने जो निकाला था जिसको हम औसत चाल कहते हैं वो आता है 8 बाई पाई 1 बाई 2 के टी बाई एम पावर हाफ। हमने के टी बाई एम पावर हाफ को कॉमन कर लिया ताकि हम कंपेयर कर सकें आसानी से। सी आर एम एस में लिखते हैं अपन √3 के टी बाई द एम पावर हाफ, एंड सी मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आती है √2 के टी बाई एम पावर हाफ। सो सब में के टी बाई एम कॉमन है, इसलिए इनको कंपेयर करना आसान हो जाता है इस फॉर्मूला लिखने से। सो द सी बार सी आर एम एस √2 अनुपात √8 बाई पाई अनुपात √3। ये इस तरह से क्यों अरेंज किया, क्योंकि इनका जो मान है वो बढ़ते क्रम में आता है। सबसे कम सी मोस्ट प्रोबेबल, सेकेंड सी बार, एंड थर्ड सी आर एम एस। सो द वैल्यूज ऑफ दिस वन हम सब्स्टिट्यूट करें, उनकी कैलकुलेट करके तो लिखते हैं सी एम को यदि √2 से डिवाइड करके देखें तो सब पूरे फैक्टर्स में जो रिजल्ट आता है वो 1, सी बार आता है 1.128 और सी आर एम एस आता है 1.224। सो जो मैक्सिमम इसमें आता है, जिसे ग्राफ में देखें अपन, इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द डी एन सी बाय द डी सी एंड द सी ऑन द एक्स एक्सिस एंड दैट इज ऑन द वाई एक्सिस, तो जो मैक्सिमम जो पीक आ रहा है वो तो होता है सी एम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, थोड़ा सा उससे आगे सी बार आता है और उससे थोड़ा सा आगे सी आर एम एस आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट these three types of the velocities speeds calculated using Maxwell law of distribution. Now the next, energy distribution function. This is also related with the Maxwell law of distribution, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। इसको हम ऊर्जा वितरण फलन भी कहते हैं, एंड इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं कुछ लोग। कई सारे तरीके हैं। नाउ द सी चाल से गतिमान m द्रव्यमान वाली अणु की स्थानांतरी गति ऊर्जा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 1/2 mc स्क्वायर होता है। इसका हम डिफरेंशिएट करें, सो डी ई इक्वल टू प्राप्त होता है mc dc। अतः वे अणु जिनकी ऊर्जा ई व ई प्लस डी के मध्य उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम सी व डी सी का मान ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इक्वेशन से देखें तो सी इक्वल टू होता है ट्वाइस ई बाई द एम पावर हाफ, एंड जो डी सी इसका डिफरेंशिएट करके देखें अपन तो जो मिलता है डी सी इक्वल टू √2 बाई एम कॉमन आ जाता है, ई पावर हाफ को डिफरेंशिएट करें तो 1/2 1/√e इंटू द डी ई प्राप्त होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई डिवाइडेड बाई
2me/DE। ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया अब तक वो C की फॉर्म में था। नाउ वी स्विच टू दिस वन इन द फॉर्म ऑफ द E। सो प्रोबेबिलिटी फॉर दिस वन हमने जो लिखी थी FCDC इक्वल टू 4 पाई m by the 2 kt power 3 by 2 e raised to power minus mc square by the 2 kt and c square dc. On substituting in place of the c we use the e. So the FEDE equal to 4 pi multiplied by the m by 2 pi kt 3 by 2 e raised to power minus mc square 2 kt c square d square को लिखा आपने 2e by the m 1 divided by root of the 2me de। अतः E व FE प्लस DE ऊर्जा प्रास के मध्य अणु की होने की प्रायिकता जो आएगी FEDE इक्वल टू द 4 पाई m 3/2। इसको रीअरेंज करना है पूरा हमें। सो तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं 2 3/2 पाई 3/2 KT 3/2 ट्वाइस E बाई m 1 डिवाइडेड बाई 2me पावर हाफ e रेज़ टू पावर माइनस mc स्क्वायर 2 KT DE। सबको पूरा रीअरेंज करके जब रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो आता है FEDE इक्वल टू 2 divided by root pi 1 by kt 3/2 e raised to power half multiplied by the e raised to power minus e by kt into the dE, and this is also called energy distribution functions because it is in form of the energy. But we know that the FEDE equal to लिखते हैं अपन dNE by the n. So जैसे अपने वेलोसिटी में ये लिखते थे अपन FCDC इक्वल टू DNC by the n, तो उसी के फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। So now we can obtain the dNE equal to twice n root of the pi multiplied by the 1 by kt 3/2 e raised to power minus a by kt e raised to power half dE। उन अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है जिनकी ऊर्जा E व E प्लस D ये मध्य इस ऊर्जा प्रास में होते हैं। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी निकालें इसकी, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया वो हुई E व E प्लस D के मध्य होने प्रायिकता FEDE को वापस हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाई रूट पाई 1 बाई kt 3/2 e raised to power half e raised to power minus e by kt and dE. So now if you want to plot the graph between dNE by the dE and the x-axis e by kt, so this is just like that, a curve form. First it will be increases, attain the maximum value and it is decreases. ये ऐसा क्यों होता है आगे चेक करते हैं। इसको हम कहते हैं मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। निष्कर्ष निकाला इस ग्राफ के हिसाब से कि जब ऊर्जा E हो, E जीरो हो जाती हो तो प्रायिकता dNE by the n या FEDE जीरो हो जाता है, और जब ऊर्जा का मान E इज लेस देन KT हो, थर्मल एनर्जी से कम हो, तापीय ऊष्मा से कम हो, तो कम तापों के मान की ऊर्जा के लिए e रेज़ टू पावर माइनस e बाई KT को लगभग हम 1 मान लेते हैं, तब 1 e रेज़ टू पावर हाफ फैक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट। इन दोनों टर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है, e रेज़ टू पावर हाफ एंड e रेज़ टू पावर माइनस e बाई KT। सो कम ऊर्जा क्षेत्र के लिए e पावर 1/2 इज मोर इम्पॉर्टेंट, और इसलिए हायर ऊर्जा के लिए इवन E इज ग्रेटर देन KT, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ द माइनस e बाई KT अधिक प्रभावी होता है, अर्थात ऊर्जा की प्रायिकता के साथ चरघातांक के रूप में घटता है। नाउ द नेक्स्ट, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, जो मैक्सिमम ऊर्जा आती है वो कब आती है? उन अणुओं की संगत जिनकी ऊर्जा अधिकतम होती है। EM वह ऊर्जा जिनके संगत प्रायिकता Fe अधिकतम होती है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया, डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द E, और ये पहला मान इसका फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। सो डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो जो रिजल्ट मिलता है वो सारा देखने पे इसको भी E डॉट बी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलता है वो आता है माइनस ऑफ द E पावर हाफ बाई द KT प्लस 1 डिवाइड बाई 2 रूट E इक्वल टू 0। इससे रीअरेंज करके देखें तो E इक्वल टू EM इक्वल टू 1/2 KT, वही हमारा जिसको हम इक्विपार्टीशन थ्योरम कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आता है। सो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, जो अधिकतम अणु ग्रहण करते हैं जिस ऊर्जा को, वो आती है EM इक्वल टू 1/2 KT। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा पर अधिकतम प्रायिकता कितनी आती है? देखें इस ऊर्जा पर अधिकतम प्रायिकता कितनी आएगी, पीक वैल्यू कितनी आती है। सो जो फॉर्मूला था हमारा प्रायिकता वाला, उसमें हम E इक्वल टू 1/2 KT रख देंगे, तो ये अधिकतम प्रायिकता आ जाएगी। कैसे करते हैं?
मैक्सिमम इक्वल टू 2/√π 1/kT⁴/2 एंड ई की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/2kT⁴½ e⁻⁻²। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है हमारे पास में 2/n⁻½ 1/kT, एंड दिस इज द नियरली कांस्टेंट जो ब्रैकेट में है। सो एफ ई मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द टी, कि ताप बढ़ाने से इसका मान घट जाता है, अर्थात इसी ग्राफ में प्लॉट किया हमने एफ ई और ई के मध्य T2 और T1, T2 इज लेस देन द T1, तो जो कम ताप वाला है उसकी जो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा है वो कम हो जाती है, घट जाती है, प्रायिकता घट जाती है। अर्थात जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे इसकी उस ऊर्जा होने की प्रायिकता घटती जाती